नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम में 2025 से संबंधित इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़े हुए जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कि इंग्लिश वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा, तभी पता चलेगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। इस वीडियो में मैंने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंग्लिश से संबंधित लिया है। आप लोग दोस्तों हर एक प्रश्न का आंसर मेरे द्वारा बताने से पहले बताइएगा, तभी पता चलेगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, मलासा वाज वेरी खाली स्थान एंड सो शी वांटेड टू रिटर्न होम क्विकली। कहा गया है बाबू, मलासा बहुत जल्दी अपने घर लौटना चाहती थी, किस लिए। मलासा अपने घर बहुत जल्दी ही लौटना चाहती थी, किस लिए दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। फ्राइटेंड के कारण, हैप्पी के कारण, सैड के कारण या फिर जेलस के कारण। किसके कारण आप लोग बताएंगे। डरने के कारण, खुशी के कारण, उदासी के कारण या फिर ईर्ष्या के कारण। किस कारण मलासा अपने घर जल्दी से लौटना चाहती थी। तो राइट आंसर होगा डर के कारण। डर के कारण ही जो मलासा है दोस्तों, वो अपने घर जल्दी से लौटना चाहती थी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फ्राइटेंड के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। 2 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए, इसमें बाबू पूछा गया है, बिग फर्म्स गोट देयर बिजनेस थ्रो। बिग फर्म्स गोट देयर बिजनेस थ्रो। यहाँ पर कहा गया है कि बड़ी कंपनियों ने अपना कारोबार कैसे बढ़ाया। जो बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, उन्होंने अपने कारोबार को कैसे बढ़ाया, आप लोगों को यही बताना है। हार्डशिप, मेहनत से, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन से, मनी ट्रांजैक्शन, पैसों के लेन देन से या फिर बिग बिजनेसमैन, बड़े व्यापारियों की सहायता से। यहाँ पर 2 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने कारोबार को कैसे बढ़ाया, यही आपको बताना है। तो सही आंसर होगा बाबू एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। विज्ञापन के कारण ही जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2 का। ठीक है, आइए यहाँ पर 3 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, ए मैन अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप इज सेड टू बी ब्लेस्ड व्हेन ही हैज नो। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी से कि अलेक्जेंडर पोप के अनुसार एक व्यक्ति तब धन्य माना जाता है जब उसके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप लोग बताएंगे। अलेक्जेंडर पोप के अनुसार एक व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए कि वह व्यक्ति धन्य माना जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, रिलेशनशिप, एनेक्सटीज, प्रॉपर्टीज, फ्रेंड्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा गया है रिश्ते, उसके बाद है चिंताएं, गुण या फिर दोस्ती। रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ते, रिलेशनशिप का मतलब रिश्ते होता है। एनेक्सटीज का मतलब चिंता होता है, प्रॉपर्टीज का मतलब गुण होता है और फ्रेंड्स का मतलब दोस्त होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, व्यक्ति के पास इन चारों में से क्या होना चाहिए जिसके कारण वह व्यक्ति धन्य माना जाएगा। किसके अनुसार, तो अलेक्जेंडर पोप के अनुसार। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर होगा क्या, तो 3 का यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा एनेक्सटीज यानी कि दोस्तों चिंताएं। चिंताओं के कारण ही एक व्यक्ति धन्य माना जाता है। किसके अनुसार,
तो अलेक्जेंडर पोप के अनुसार। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर सही आंसर एनेक्स्टीज होगा। क्या होगा? एनेक्स्टीज। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर सवाल है दोस्तों। पुबिन सिरपू इज ए कलेक्शन ऑफ खाली स्थान बाई पेरियासेमिथुरन। कहा गया है कि पुबिन सिरपुथुरन का एक संग्रह है। आप लोगों को दोस्तों बताना है कि जो उनका संग्रह है वो क्या है। वो दोस्तों निबंध है यानी कि ऐसे हैं, स्टोरीज यानी कि कहानी है, यहाँ पर नोवेल्स यानी कि दोस्तों नोवेल्स का मतलब उपन्यास होता है, उपन्यास है या फिर कविता है, पोएम्स कविता है, क्या है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर क्या होगा? 4 का सही आंसर होगा ऐसे। ऐसे यानी कि निबंध है, ठीक है। पुबिन सिरपुथुरन का एक जो संग्रह है बाबू वो क्या है? वो एक प्रकार का निबंध है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर पुबिन जो आप सिरपू देख रहे हैं यह संग्रह का नाम है, ठीक है। पुबिन सिरपू एक संग्रह का नाम है और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है पेरियासेमी। क्या है? पेरियासेमी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए पेरियासेमिथुरन के द्वारा लिखा गया जो दोस्तों संग्रह है वो क्या है? वो है पुबिन सिरपू। और पुबिन सिरपू कैसा संग्रह है यही आप सभी को बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पुबिन सिरपू एक प्रकार का निबंध वाला संग्रह है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर ऐसे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल में आते हैं। कहा गया है खाली स्थान आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलर्जी। 5 नंबर में कहा गया है एलर्जी पैदा करने में कौन सक्षम है। यहाँ पर इम्यूनिटी प्रतिरक्षा, मेडिकेशन यानी कि दोस्तों दवा, एलर्जी यानी कि दोस्तों एलर्जी होता है, और फीवर यानी कि बुखार। आप लोग बताएंगे कि एलर्जी पैदा करने में कौन सक्षम है? प्रतिरक्षा, दवा, एलर्जी या फिर बुखार। 5 का सही आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर होगा बाबू एलर्जी। एलर्जी पैदा करने में एलर्जी ही सक्षम होता है। क्या सक्षम होता है? तो एलर्जी। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हम बात करेंगे 6 नंबर में तो इसमें पूछा गया है देयर वाज ए खाली स्थान टू लुक आफ्टर सन एंड मून। कहा गया है बाबू इसमें सूर्य और चंद्रमा की देखभाल के लिए कौन था? सूर्य और चंद्रमा की देखभाल के लिए कौन था? समबडी कोई नहीं, एनीबडी कोई भी, और यहाँ पर नोबडी कोई नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई भी होगा, यहाँ पर भी कोई भी होगा, और नोबडी का मतलब होगा दोस्तों कोई नहीं, और एवरीबडी का मतलब होगा प्रत्येक कोई यानी कि हर कोई। तो यहाँ पर 6 का सही आंसर क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा की देखभाल के लिए कौन था? तो सही आंसर 6 का होगा कोई नहीं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर बाबू नोबडी ही 6 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूर्य और चंद्रमा की देखभाल के लिए कोई नहीं था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 7 नंबर सवाल में कहा गया है मिस्टर गेसलर शॉप वाज लाइक एंटरिंग ए। मिस्टर गेसलर शॉप वाज लाइक एंटरिंग ए। कहा गया है जो मिस्टर गेसलर है दोस्तों वो दुकान में प्रवेश करना ऐसा था जैसे, देखिए मिस्टर गेसलर जब दुकान में प्रवेश किए थे तो उनको प्रवेश करने के फलस्वरूप कैसा लगा था? तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर क्या होगा बताएंगे? मासूम। यहाँ पर मासूम नहीं है बाबू, यहाँ पर म्यूजियम है, ठीक है। म्यूजियम है इसका मतलब होता है संग्रहालय, पैलेस का मतलब होता है महल, टेम्पल का मतलब होता है, टेम्पल का मतलब मंदिर होता है, और चर्च का मतलब चर्च होता है। जब मिस्टर गेसलर दुकान में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कैसा प्रतीत होता है? उन्हें कैसा प्रतीत होता है जब दुकान में प्रवेश करते हैं? तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर होगा बाबू चर्च के जैसा। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो
चर्च में घुस रहे हो। किस में घुस रहे हो? चर्च में घुस रहे हो, यानी कि चर्च में प्रवेश कर रहे हो। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जब मिस्टर गेसलर दुकान में प्रवेश करते हैं तो उन्हें कैसा प्रतीत होता है? उन्हें प्रतीत होता है कि वो जैसे कि किस में प्रवेश कर रहे हैं? वो जैसे कि चर्च में प्रवेश कर रहे हैं। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि चर्च हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 नंबर के सवाल में कहा गया है स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए। कहा गया है धीमी गति से सोचने वाले लोग सफलता पाने के मामले में असक्षम क्यों होते हैं? धीमी गति से सोचने वाले जो लोग होते हैं वो सफलता पाने के मामले में असक्षम क्यों होते हैं, बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर क्या होगा? कार, लिविंग, मेल या फिर हाउस। तो 8 का सही आंसर यहाँ पर होगा लिविंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। किसको? तो लिविंग को आप लोग याद रखिएगा। किसको? तो लिविंग को। आइए अगले सवाल पर चलने का प्रयास करते हैं 9 नंबर में। इसमें आप सभी से पूछा गया है ब्यूरिंग द लिप्स इज नॉट गुड फॉर द। ब्यूरिंग द लिप्स इज नॉट गुड फॉर द कहा गया है यहाँ पर बाबू पत्ते जलाना पेड़ के लिए अच्छा नहीं है। पत्ते जलाना पेड़ के लिए अच्छा नहीं है। किसके लिए अच्छा नहीं है बताएंगे आप लोग। पत्ते जलाना पेड़ के लिए किसके लिए आवश्यक नहीं है? इकोलॉजी पारिस्थितिकी के लिए, स्कूल विद्यालय के लिए, होम घर के लिए, गार्डन बगीचा के लिए। किसके लिए बाबू? तो 9 का राइट आंसर होगा इकोलॉजी पारिस्थितिकी के लिए। पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन्हें जलाना हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे पारिस्थितिकी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा, इकोलॉजी के लिए। याद रखेंगे, ठीक है। ब्यूरिंग द लिप्स इज नॉट गुड फॉर द किसके लिए? तो इकोलॉजी के लिए। इकोलॉजी के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां जलाना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर 10 नंबर सवाल है बाबू। यहाँ पर बोला गया है बाबू द ब्यूरमेज पीपल आर हैप्पी बिकॉज देयर सफरिंग हैज बीन। 10 नंबर में है जो बाबू यहाँ पर कहा गया है आप लोगों से, जो बाबू यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लोगों का नाम है, ठीक है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बर्मीज दोस्तों यहाँ पर लोगों का नाम है, यानी कि लोग ही होते हैं बर्मीज जो लोग होते हैं वो खुश होते हैं क्योंकि उनकी पीड़ा कैसी होती है? खुश होते हैं क्योंकि क्योंकि उनकी पीड़ा कैसी होती है? यहाँ पर हीडेड है यानी कि ध्यान वाला। यहाँ पर डिसरिगार्डेड का मतलब होता है उपेक्षित, और यहाँ पर इग्नोर्ड का मतलब होता है नज़रअंदाज, और यहाँ पर है डिसरिस्पेक्टेड यानी कि अनादरित। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताएंगे? अनादरित। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हीडेड। अनादरित नहीं होगा, हीडेड होगा। क्वेश्चन में कहा गया है जो बर्माइज लोग होते हैं वो खुश रहते हैं क्योंकि उनकी पीड़ा कैसी होती है? उनकी पीड़ा बाबू हीडेड यानी कि ध्यान देने योग्य होती है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा 10 का। 11 नंबर सवाल में आते हैं। कहा गया है द एनिशियंट वर्ल्ड थ्रे ऑफ फाइन फ्लावर्स ऑफ। द एनिशियंट वर्ल्ड थ्रे ऑफ फाइन फ्लावर्स ऑफ। 11 नंबर में कहा गया है प्राचीन विश्व ने इनके सुंदर फूल उगाए। किनके सुंदर फूल उगाए आप लोग बताएंगे? प्राचीन विश्व ने किनके सुंदर फूल उगाए? हिस्ट्री के, इतिहास के, कल्चर यानी कि संस्कृति के, सिविलाइजेशन सभ्यता के, लैंग्वेज यानी कि भाषा के। आप लोग बताएंगे कि प्राचीन जो हमारा विश्व है उन्होंने किनके सुंदर फूल उगाए थे? तो सही आंसर 11 का होगा सिविलाइजेशन के, सभ्यता के, ठीक है। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा, सभ्यता के ही सुंदर फूल उगाए थे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर सवाल है व्हेन द बैनिश होप राधा फ्रेंड्स सेज टू। यहाँ पर बोला गया है
व्हेन द बैनिश होप राधा फ्रेंड्स सेज टू। यहाँ पर बाबू सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 12 नंबर में कहा गया है जब वे आशा को खत्म कर देते हैं तो राधा के दोस्त क्या करने लगते हैं। जब वे आशा को खत्म कर देते हैं तो राधा के दोस्त क्या करने लगते हैं, एग्जिट मौजूद होते हैं। उसके बाद एज यानी कि सहजता व्यक्त करते हैं, क्राई चिल्लाते हैं रोते हैं, और यहाँ पर फाइट लड़ाई करते हैं। 12 का सही आंसर क्या होगा, 12 का सही आंसर होगा सहजता, यानी सहजता व्यक्त करते हैं। तो राइट आंसर होगा एज। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। यहाँ पर 13 नंबर सवाल है, इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर द आर स्नो क्लैड। इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर द खाली स्थान आर स्नो क्लैड कहा गया है 13 नंबर में। द स्लीपिंग पोर्टर कविता में बर्फ क्या है। द स्लीपिंग पोर्टर कविता में वे जो बर्फ है बाबू, बर्फ कैसे हैं आप लोग बताएंगे। क्लिप्स यानी कि दोस्तों चट्टाने हैं, माउंटेन्स यानी कि पहाड़ है, पीक्स यानी कि चोटियां हैं, या फिर हिल्स यानी कि पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बताएंगे। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बाबू पीक्स यानी कि चोटियां हैं। ठीक है, द स्लीपिंग पोर्टर वाला जो कविता है हमारा, उसमें जो बर्फ है वो क्या है, वो दोस्तों चोटियां हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर सवाल में पूछा गया है, द स्टोरीज ऑफ मराठा सीम्ड टू बी टोल्ड बाई हर। कहा गया है 14 नंबर में जो मराठा की कहानियां हैं मानो उसके द्वारा ही कही गई है। किसके द्वारा, उनकी आंखों के द्वारा, हाथों के द्वारा, घुटने के द्वारा, या फिर दोस्तों पैर के द्वारा। कहा गया है मराठा की कहानियां मानो उसके द्वारा ही कही गई है, यानी किसके द्वारा कही गई है आप लोग बताएंगे। आंख के द्वारा, हाथ के द्वारा, घुटने के द्वारा, या फिर पैर के द्वारा। 14 का सही आंसर होगा बाबू आंख के द्वारा। मराठा की जो कहानियां हैं वो आंख के द्वारा कही गई है। यह वास्तविक तौर पर नहीं कहा गया है, मानने के कल्पना के आधार पर कहा गया है। ठीक है, मानो की आंखों के द्वारा कही गई है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, आइए 15 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया है बाबू, कर्म भूमि एंड प्रतिज्ञा आर द वर्क्स ऑफ है। कर्म भूमि एंड प्रतिज्ञा आर द वर्क्स ऑफ है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी होगा, प्रेमचंद होगा, या कमलेश्वर होगा। 15 नंबर सवाल में है बाबू, कर्म भूमि और प्रतिज्ञा ये दोनों के दोनों किसका लिखा हुआ है, किनकी कृति है। तो राइट आंसर 15 का होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद का। किनका, मुंशी प्रेमचंद का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कर्म भूमि और प्रतिज्ञा के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है, इन द 5th ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लॉयर आस्क्ड फॉर। कहा गया है 16 नंबर में बाबू, कारावास के 5वें वर्ष में वकील ने क्या पूछा। कारावास के 5वें वर्ष में वकील ने क्या पूछा था, बुक्स किताबें, वाटर यानी कि पानी, फूड यानी कि भोजन, वाइन यानी कि शराब। क्या पूछा था बताएंगे। कारावास के 5वें वर्ष में वकील ने क्या पूछा था, तो 16 का राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर वाइन, शराब के लिए पूछा था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो डी होगा। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर बोला गया है 17 नंबर के क्वेश्चन में, ए मैन इज वेरी कॉन्टेंट विथ द फ्यू एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड। 17 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू आप लोगों से, यहाँ पर मनुष्य अपने पैतृक जमीन के कुछ 1 एकड़ से क्या होता है बताएंगे। जो मनुष्य होता है वो अपने पैतृक यानी कि जो पूर्वज के जमीन होते हैं उनके कुछ एकड़ से क्या होता है, दुखी होता है, सैड यानी कि दुखी होता है, ग्रेडी लालची होता है, हैप्पी खुश होता है, वाइज बुद्धिमान होता है। तो 17 का राइट आंसर होगा बाबू हैप्पी, खुश होता है। जो मनुष्य होते हैं वो अपने पैतृक जमीन के कुछ एकड़ से, कुछ हिस्से से क्या होते हैं, काफी खुश होते हैं। तो 17 का राइट आंसर बाबू क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 18 नंबर के सवाल में आप सभी से पूछा गया है, देख सकते हैं, बोला गया है एक जीमा में 11 इंटू, एक जीमा में 11
इलोब नहीं है, एवॉल्व टू इनटू, एक्जिमा में एवॉल्व इनटू, अस्थमा होगा, यहाँ पर अस्थमा होगा, सूजन होगा, इसको बोल देखिए सूजन का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को ही बाबू सूजन कहा जाता है और इसको अस्थमा कहा जाता है। और इटचिंग, इटचिंग को कहा जाता है खुजली और फीवर को कहा जाता है बुखार। आप बताएंगे बाबू कि जो एक्जिमा होता है वो किसके कारण फैलता है, किसके कारण विकसित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है एक्जिमा में एवॉल्व इनटू, एक्जिमा किसके कारण फैलता है, अस्थमा के कारण यानी कि दामा के कारण, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन के कारण, इटिचिंग यानी कि खुजली के कारण, या फिर बुखार के कारण। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अस्थमा दमा के कारण। सही आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए 19 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है इन द एसे द पीस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज। 19 नंबर सवाल है बाबू, जो आप लोगों का यहाँ पर ऐसे है द पीस फॉर लिविंग, इसके बाबू लेखक कौन है, लेखक का नाम नहीं पूछा यहाँ पर पूछा गया है बाबू इसमें कि मकई व्यापारी कौन है। इसमें मकई व्यापारी कौन है, कॉर्न, कॉर्न का मतलब क्या होता है बाबू, मकई, मकई व्यापारी कौन है। तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है एन एम्बिटियस मैन, यानी कि दोस्तों एम्बिटियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी इंसान। एनेक्सियज मैन, एनेक्सियज मैन का मतलब होता है चिंतित इंसान। एडवेंटर्स मैन, इसका मतलब होता है साहसी आदमी। और नॉन ऑफ दिज, इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बताएंगे कि द पीस फॉर लिविंग में जो कॉर्न मर्चेंट है बाबू, जो मकई व्यापारी है वो कौन है। तो यहाँ पर 19 क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, एन एनेक्सियज मैन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक चिंतित आदमी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो मकई वाला व्यापारी है वो कैसा है, तो वो एक चिंतित व्यापारी है। किस पाठ के लिए, तो द पीस फॉर लिविंग वाले पाठ के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर सवाल है व्हेन द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट वेंट टू मिस्टर विलियम्स ही वाज। 20 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू, जब मिस्टर विलियम्स मी एंड द इकोलॉजी बिट के बारे में क्या कहना चाहा बाबू, आप लोगों को यही बताना है। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाइए। मिस्टर विलियम्स ही वाज, इसका मतलब हो जाएगा 20 का। देखिए जो मिस्टर विलियम्स है ना, जो मिस्टर विलियम्स है, मी एंड द इकोलॉजी बिट के लेखक जो है मिस्टर विलियम्स, वो किसके पास जाना चाहें, ठीक है, किसके पास वो गए। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए बाबू, ऑप्शन है आपके पास ब्यूरिंग फायर, जलती हुई आग। बी नंबर में है ब्यूरिंग स्ट्रो, जलता हुआ पुआल। यहाँ पर बाबू अगला है सी ब्यूरिंग फॉरेस्ट, जलता हुआ जंगल। ब्यूरिंग लेप्स, जलती हुई पत्तियां। किसके पास जाना चाहा आप लोग बताएंगे। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, जो जलती हुई पत्तियां हैं उन्हीं के पास जाना चाहा। तो सही आंसर 20 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बाबू डी होगा, याद रखेंगे। 21 नंबर सवाल में है द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट यूज्ड टू मीट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट। यहाँ पर 21 नंबर सवाल है मी एंड द इकोलॉजी बिट के जो लेखक है दोस्तों, वो लोगों से मिलते थे और उनमें जागरूकता पैदा करते थे। दोस्तों जो मी एंड द इकोलॉजी बिट के लेखक हैं वो क्या करते थे, वो लोगों से मिलते थे और जागरूकता पैदा करते थे। जागरूकता कैसा पैदा करते थे आप लोग बताएंगे, जागरूकता कैसा पैदा करते थे। यहाँ पर बाबू ऑप्शन आपके सामने है 21 में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य की जागरूकता, यानी कि स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूकता पैदा करते थे। या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, पैसों के महत्व पर जागरूकता पैदा करते थे। या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसके महत्व पर जागरूकता पैदा करते थे। सही आंसर क्या होगा 21 का, 21 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो दोस्तों हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसी के महत्व के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे। कौन, तो दोस्तों मिस्टर, यहाँ पर देखिए मी एंड द इकोलॉजी बिट के लेखक, ठीक है, ऑथर याद रखेंगे। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 22 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया है
मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट, मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट, कहा गया है कि मी एंड द इकोलॉजी बिट किसके बारे में है, ठीक है, किसके बारे में कहा गया है, मी एंड द इकोलॉजी बिट में जो आपने पढ़ा है वो किसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेस, यानी कि जल संसाधनों के संरक्षण के बारे में, प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कहा गया है पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के बारे में, प्रिजर्विंग फॉरेस्ट रिसोर्स वन संसाधनों के संरक्षण के बारे में, प्रिजर्विंग ह्यूमन रिसोर्स मानव संरक्षण के बारे में। यहाँ पर 22 का सही आंसर क्या होगा, 22 का करेक्ट आंसर होगा प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सही आंसर होगा बाबू पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के बारे में ही मी एंड द इकोलॉजी बिट में बात किया गया है, इसमें बताया गया है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मी एंड द इकोलॉजी बिट में किसके बारे में पता चलता है, तो प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में पता चलता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर सवाल है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वायरल्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ है। बाबू आप सभी को बताना है कि जो आपने गिल्लू वाला चैप्टर पढ़ा है ना, गिल्लू वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर के अनुसार गिलहरियों का जो जीवन काल होता है वो कितने वर्ष का होता है, यही आप सभी को बताना है। गिल्लू चैप्टर के अनुसार गिलहरियों का जीवन काल कितने वर्षों का होता है, तो सही आंसर 23 का होगा 2 वर्ष। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। गिल्लू वाले चैप्टर का लेखक कौन है, तो महादेवी वर्मा। सही आंसर यहां पर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष होता है किसका, तो गिलहरियों का जीवन काल। राइट आंसर यहां पर 23 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर सवाल में कहा गया है गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाई ट्यूटरिंग, गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाई ट्यूटरिंग। देखिए गिल्लू जो थी वो लेखिका को, गिल्लू जो थी वो लेखिका को क्या बोलकर उनको इन्फॉर्म करती थी, यानी कि जानकारी देती थी, तो सही आंसर क्या होगा, टिक टिक। 24 का सही आंसर क्या होगा बाबू, टिक टिक नहीं, चिक चिक, चिक चिक होगा, चिक चिक, टिक टिक नहीं होगा बाबू, चिक चिक, चिक चिक बोलकर महादेवी वर्मा को इन्फॉर्म करती थी जब उसको खाना रहता था, या दोस्तों जब उसको कहीं पर जाना रहता था, या दोस्तों उसको कुछ खेलना रहता था, तो महादेवी वर्मा को यानी कि लेखिका को वो चिक चिक की आवाज देकर उनको इन्फॉर्म किया करती थी, तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 25 नंबर सवाल में कहा गया है इन द स्टोरी रिटन बाई महादेवी वर्मा गिल्लू वाज इंजर्ड बाई। दोस्तों जो स्टोरी महादेवी वर्मा ने लिखा है और गिल्लू के संबंध में लिखा है, आप सभी को बताना है कि गिल्लू का संबंध किससे है, क्राउज यानी कि कौवा से, स्क्वायरल्स यानी कि गिलहरी से, पैरोट्स यानी कि तोता से, या फिर मोंगोज, यहाँ पर मोंगोज है, मोंगोज। मोंगोज का मतलब क्या होता है बाबू, मोंगोज का मतलब क्या होता है, नेवला होता है, नेवला, नेवला, नेवला से, तो सही आंसर होगा दोस्तों स्क्वायरल से यानी कि गिलहरी से। जो महादेवी वर्मा है उन्होंने गिल्लू वाला जो चैप्टर लिखा है उसमें गिल्लू नाम किसके लिए आया है, तो गिलहरी के लिए आया है, तो राइट आंसर 25 का हमारा क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायरल से। यहाँ पर बाबू इंजर्ड बाई बोला गया है ना 25 में, यहाँ पर बोला गया है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी में गिल्लू को चोट लगी, किसके द्वारा बाबू, किसके द्वारा गिल्लू को चोट लगी थी ये बोला गया है इसमें, तो कौवा के द्वारा। ठीक है, 25 का सही आंसर क्या होगा, तो बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कौवा के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मैंने इसका ट्रांसलेशन थोड़ा गलत कर दिया था, इसका जो हिंदी अर्थ है बाबू, हिंदी अर्थ इसका जो है वो है कि जो महादेवी वर्मा जो है उसमें जो गिल्लू है वो किसके कारण घायल हुई थी, यही आप सभी को बताना है, तो किसके कारण दोस्तों, तो कौवा के कारण। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया जो कहानी गिल्लू है उसमें गिल्लू को चोट कैसे लगी थी, तो कौवा के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर सवाल है द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स इज टेकन फ्रॉम। 26 नंबर में कहा गया है निबंध भारतीय फिल्मों में क्या गलत है। बाबू भारतीय फिल्मों में क्या गलत है आप लोगों को यही बताना है दोस्तों। इज टेकन फ्रॉम ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, आप लोगों को यही बताना है कि यह कहाँ से लिया गया है। पाथर पंचाली, पंचाली
यहाँ पर पाथिर पंचाली से लिया गया है, या फिर शतरंज के खिलाड़ी से लिया गया है, आवर फिल्म्स देयर फिल्म से लिया गया है, या फिर फिल्म्स फॉर यूथ से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो 26 का सही आंसर यहाँ पर होगा आवर फिल्म्स देयर फिल्म से लिया गया है। हमारी फिल्में उनकी फिल्में से लिया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नंबर सवाल में कहा गया है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस इन इंडिया। यहाँ पर बाबू 27 में आप लोगों से पूछा गया है भारत में पहली लघु फिल्म का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1960 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, या फिर 1947 ईस्वी में? 27 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में। सन 1907 ईस्वी में ही भारत में पहली लघु फिल्म का निर्माण हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर सवाल में कहा गया है अकॉर्डिंग टू एरियाज नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडियल्स ऑफ है। यहाँ पर 28 नंबर में कहा गया है बाबू एरिस के अनुसार नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित आदर्शों पर आधारित है। यानी कि निम्नलिखित में से किस आदर्श पर आधारित है आप लोगों को यही बताना है। किसके अनुसार बाबू? तो एरिस के अनुसार कहा गया है अकॉर्डिंग टू एरिस। एरिस के अनुसार नोबेल पीस प्राइज इज ऑल अबाउट द आइडियल्स ऑफ है। नोबेल शांति पुरस्कार किनके आदर्शों पर आधारित है? तो सही आंसर क्या होगा? फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता पर आधारित है, पीस शांति पर आधारित है, ह्यूमैनिज्म यानी कि मानवता पर आधारित है, या फिर डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर आधारित है। तो 28 का राइट आंसर यहां पर होगा ह्यूमैनिज्म यानी कि मानवता पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर सवाल है बाबू एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन दिसंबर 10। 29 में कहा गया है स्वीकृति भाषण 10 दिसंबर 2014 को दिया गया। स्वीकृति भाषण 10 दिसंबर 2014 को कब दिया गया था? यानी कि डिलीवर्ड है ना, डिलीवर्ड ऑन, यहाँ पर डिलीवर्ड ऑन कब दिया गया था? यहाँ पर कब दिया गया था? कब दिया गया था? ठीक है 10 दिसंबर। देखिए यहाँ पर दिया गया 10 दिसंबर को दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था यही आप सभी को बताना है। तो 29 का बाबू यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991। 10 दिसंबर 1991 को दिया गया था। ठीक है राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। यहाँ पर एक्सेप्टेंस स्पीच यानी कि जो स्वीकृति भाषण है वो 10 दिसंबर 2014 नहीं बल्कि 1991 को दिया गया था। तो राइट आंसर हमारा बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 नंबर के सवाल में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट इज बुर्मास लोग स्ट्रगल फॉर। 30 नंबर सवाल में कहा गया है स्वीकृति भाषण निबंध के अनुसार जो दोस्तों बर्मा है, बर्मा यहाँ पर बर्मा है, बर्मा का लंबा संघर्ष किसके लिए है? लंबा जो संघर्ष है बर्मा का वो किसके लिए है बताएंगे? शांति के लिए, पीस ओनली शांति के लिए, यहाँ पर फ्रीडम ओनली स्वतंत्रता के लिए, डेमोक्रेसी फ्रीडम एंड पीस लोकतंत्र स्वतंत्रता और शांति के लिए, या फिर फूड एंड सिक्योरिटी भोजन और सुरक्षा के लिए। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू? 30 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी डेमोक्रेसी फ्रीडम और पीस यानी कि लोकतंत्र स्वतंत्रता और शांति के लिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी याद रखिएगा ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट इज बर्मास लॉन्ग स्ट्रगल फॉर। बर्मा का जो लंबा संघर्ष है वो किसके लिए है? तो डेमोक्रेसी फ्रीडम एंड पीस के लिए। राइट आंसर बाबू 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 31 नंबर सवाल है टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ। टोनी मॉरिसन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में, साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में, लिटरेचर भाषण के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है बाबू? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 31 का सही आंसर आप सभी बताएंगे। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी लिटरेचर के क्षेत्र में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखेंगे ठीक है। आइए
32 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वोमन वाज विजिट बाय। 32 नंबर सवाल में कहा गया है कहानी एक बार की बात है में महिला से मिलने कौन आया था। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताएंगे। ऑप्शन पढ़ लीजिए बाबू। सम यंग पीपल, कुछ युवा लोग, सम ओल्ड पीपल, कुछ बूढ़े लोग, सम रिच पीपल, कुछ धनी लोग, सम सिक पीपल, सिक नहीं है सिख है सिक पीपल, कुछ बीमार लोग। 32 का राइट आंसर बताएंगे। आपने अगर किताब अच्छे से पढ़ा होगा, चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया होगा तो बता सकते हैं। 32 का सही आंसर होगा यहाँ पर सम यंग पीपल, कुछ जो युवा लोग हैं, कुछ जो जवान लोग हैं वही महिला से मिलने आए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किस चैप्टर में? तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है वाले चैप्टर में। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 33 नंबर सवाल है टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज। टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट रिसीव द नोबेल प्राइज। कहा गया है 33 नंबर में बाबू टोनी मॉरिसन नोबेल पुरस्कार वाली महिला। देखिए टोनी मॉरिसन पहली, यहाँ पर फर्स्ट ना, हाँ फर्स्ट पहली, टोनी मॉरिसन पहली नोबेल पुरस्कार वाली महिला थी। तो कैसी महिला थी? श्वेत महिला थी, यूरोपियन महिला थी, एशियन महिला थी या काली महिला थी? कैसी महिला थी आप लोग बताएंगे। टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट, टोनी मॉरिसन जो प्रथम महिला थी वो तो ठीक है, लेकिन नोबेल प्राइज दोस्तों स्वीकार करने वाली, नोबेल प्राइज ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। तो टोनी मॉरिसन कैसी थी? ठीक है, आप सभी को यही बताना है। तो 33 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ब्लैक वोमन, यानी कि काली थी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बाबू बिल्कुल राइट आंसर होगा, काली औरत थी, काली महिला थी। 34 नंबर सवाल में है अंडरलाइंग यूनिटी इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ। अंडरलाइंग यूनिटी इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ। 34 नंबर सवाल है अंतर्निहित एकता किसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता है। यहाँ पर अमेरिकन कल्चर, अमेरिका सभ्यता की, संस्कृति की, कल्चर का मतलब संस्कृति होता है, अमेरिकन संस्कृति की, इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति की, ग्रीक कल्चर, ग्रीक कल्चर यानी कि दोस्तों ग्रीक यानी वही आप समझ सकते हैं ग्रीक दोस्तों, आप लोग ग्रीक देश को ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चाइनीज यानी कि चीन, चीन के कल्चर का। यहाँ पर से आंसर आप लोग बताएंगे अंतर्निहित एकता किसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता है। तो 34 का राइट आंसर होगा बाबू इंडियन कल्चर का। किसका? इंडियन कल्चर का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का ही सबसे बड़ी विशेषता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 नंबर सवाल में कहा गया है इंडियन कल्चर इज, भारतीय संस्कृति क्या है। भारतीय संस्कृति क्या है बाबू? भारतीय जो संस्कृति है हमारा वो दोस्तों ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर्स, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जो भारतीय संस्कृति है वो कई संस्कृतियों का एक मिश्रण है। क्या है? कई संस्कृतियों का एक मिश्रण है। हमारा भारतीय कल्चर कई कल्चर का, कई संस्कृतियों का एक मिश्रण है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों दोस्तों? क्यों कई संस्कृतियों का मिश्रण है? क्योंकि हमारे भारत देश में कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, हमारे भारत देश में कई संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे भारत देश में निवास करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे के रूप में रहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 नंबर सवाल है द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैज बीन रिटन बाय। दोस्तों आप सभी को बताना है कि लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ये जो आप दोस्तों स्टोरी देख रहे हैं इस स्टोरी को किसके द्वारा लिखा गया है, आप लोगों को उनका नाम बताना है। लियो टॉल्स्टॉय, टोनी मॉरिसन, हुमायूं कबीर या फिर जॉन लैक्सॉ। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 36 का सही आंसर क्या होगा बाबू? 36 का करेक्ट आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय। सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन वाला जो कहानी है उसे लिखने वाले लियो टॉल्स्टॉय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर सवाल है बोथ द गर्ल्स इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैड। 37 नंबर में कहा गया है बाबू छोटी लड़कियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान कहानी की दोनों लड़कियां क्या हैं बताएंगे आप लोग।
यहाँ पर कहानी का नाम है बाबू लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका जो अर्थ है वो हुआ छोटी लड़कियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान। छोटी लड़कियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान वाला जो कहानी है उसमें दोनों लड़कियां क्या हैं, दोनों जो लड़कियां हैं बाबू वो क्या हैं? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? रेड हैंड क्रीचअप यानी कि लाल रुमाल। यहाँ पर अगला है ब्लू हैंड क्रीचअप यानी कि नीला रुमाल, येलो हैंड क्रीचअप्स यानी कि पीला रुमाल, व्हाइट हैंड क्रीचअप्स यानी कि सफेद रुमाल। दोनों लड़कियां क्या हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर 37 का हो जाएगा हमारा रेड हैंड क्रीचअप्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों लड़कियां लाल रुमाल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल है God made the country and man made the God made the country and man made the 38 नंबर में कहा गया है भगवान ने देश बनाया और मनुष्यों ने क्या बनाया? भगवान ने देश बनाया तो मनुष्यों ने क्या बनाया? मैन मेड द हाउस चर्च टाउन या सिटी। तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? 38 का करेक्ट आंसर होगा टाउन यानी कि शहर बनाया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर हम बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन में। 39 नंबर सवाल में आप सभी से दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग देखिएगा, व्हाट हैज मेड द मैन आइडियल। यहाँ पर बोला गया है व्हाट हैज मेड द मैन आइडियल। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि किस बात ने मनुष्य को आलसी बना दिया है? किस बात ने मनुष्य को आलसी बना दिया है? लग्जरियस लाइफ यानी कि विलासितापूर्ण जीवन, आरामदायक डिवाइसेस, जो आरामदायक दोस्तों उपकरण है वो, जैसे कि मशीनें हो गए। आप सभी जानते हैं कि कई प्रकार की मशीनें आज बन चुकी हैं। हवा खाने के लिए अलग मशीन, सोने के लिए अलग मशीन, रोटी पकाने के लिए अलग मशीन, मसाला पीसने के लिए अलग मशीन, बात करने के लिए अलग मशीन, कई प्रकार की मशीनें हैं, आप सभी को पता है। पैकेट फूड्स, जो दोस्तों पैक किए हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी बात हो रही है, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो बाबू कंफर्टेबल डिवाइसेस, जो आरामदायक उपकरण है वही आज मनुष्य को आलसी बना दिया है। तो राइट आंसर बाबू क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, व्हाट हैज मेड दे नहीं है, द है। व्हाट हैज मेड द मैन आइडियल, यानी कि जो मनुष्य है उनको आलसी बनाने वाला अगर कोई है तो वो है आरामदायक उपकरण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर सवाल है अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स। 40 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू गॉड मेड द कंट्री कविता के अनुसार आपको खेत और उपवन कहाँ मिलते हैं? खेत और उपवन कहाँ मिलते हैं जी? खेत और उपवन कहाँ मिलते हैं? गाँवों में, शहरों में, कि दोनों जगह पर, कि इनमें से कोई नहीं? 40 का करेक्ट आंसर होगा बाबू गाँवों में। गाँवों में ही खेत और जो दोस्तों ग्रोव्स होते हैं, जो उपवन होते हैं वो मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। 41 नंबर के सवाल में कहा गया है द हैप्पी मैन इज खाली सन टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर। 41 नंबर सवाल में है खुश आदमी है अपनी देसी हवा में सांस लेने में। खुश आदमी अपनी देसी हवा में सांस लेने में क्या है बताएंगे आप लोग? कंटेंट यानी सामग्री है, सैड उदासी है, क्रूवेल यानी कि दोस्तों क्रूवेल का मतलब होता है जो क्रूवेल का मतलब होता है जो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं होता है, उसी को जो क्रूर व्यक्ति होता है ना उसी को क्रूवेल कहा जाता है। ठीक है, अनेबल यानी कि असमर्थ है। 41 कैसे आंसर होगा? कंटेंट सामग्री बाबू होगा। ठीक है, खुश आदमी है अपने देश में सामग्री होने से, ठीक है, उसके देश में ऐसी सामग्री है जहाँ से वो हवा में सांस ले सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारे देश में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बड़ी बड़ी दोस्तों नदियाँ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध एवं संतुलित रह पाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 नंबर सवाल है द पोएट डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द पैलेस वेयर ही इज। 42 नंबर में कहा गया है कभी नहीं चाहता कि कोई चीज़ उस स्थान को चिन्हित करे जहाँ क्या है जी? जहाँ क्या है बताएंगे? ब्यूरिड है। ब्यूरिड का मतलब होता है बाबू दफनाया गया, सीटिंग बैठा गया, हाइडिंग छिपाया गया, लोस्ट खो गया। तो सही आंसर क्या होगा? 42 का आंसर होगा ब्यूरिड, दफनाया गया। कभी नहीं चाहता है कि कोई चीज़ उस स्थान को चिन्हित करे जहाँ पर कोई दफनाया गया हो। तो सही आंसर 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है,
यहाँ पर 43 नंबर सवाल में कहा गया है इन द पोएम ऑड ऑन यहाँ पर है सोलिट्यूड वेयर इज द हैप्पी मैन कॉन्टेंट टू लिव। 43 नंबर में कहा गया है बाबू ओड ऑन सॉलिट्यूड, ठीक है, सॉलिट्यूड के अनुसार कविता में खुश आदमी कहाँ रहकर संतुष्ट है, शहर में या फिर अपने ही मैदान में। यहाँ पर बोला गया इन हेवन का मतलब होता है स्वर्ग में, इन एन ऑर्चार्ड एक बाग में। कहाँ पर रहकर खुश है आप लोग बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर जो कविता है, जो आदमी है, यहाँ पर वेयर इज़ द हैप्पी मैन, जो आदमी है वो कहाँ पर रहकर खुश है आप सभी को बताना है। तो 43 का आंसर होगा बाबू इन हिज ऑन ग्राउंड, यानी कि दोस्तों अपने ही मैदान में रहकर खुश है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 नंबर के सवाल में हम सभी आते हैं। देखिए 44 नंबर में आप सभी से पूछा गया है बाबू ए पॉलिथीन बैग डज नॉट गेट, कहा गया है इसमें आप सभी से कि जो पॉलिथीन बैग है वो क्या पॉलिथीन बैग नहीं मिलता है, पॉलिथीन बैग यहाँ पर नहीं मिलता है। गेट का मतलब होता है पाना, पॉलिथीन बैग नहीं मिलता है क्या होने से, फटा हुआ होने से, टॉर्न यानी कि फटा हुआ होने से, डिस्ट्रॉयड नष्ट होने से, डिसॉल्व्ड नष्ट होने नहीं, यहाँ पर डिसॉल्व्ड का मतलब होगा विघटित होने से, अपघटित होने से, और यहाँ पर है एसिमुलेटेड यानी कि आत्मसात होने से। पॉलिथीन बैग किससे नहीं मिलता है, तो सही आंसर यहाँ पर 44 का हो जाएगा बाबू डिसॉल्व्ड यानी कि विघटित होने से, विघटित होने से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए यहाँ पर 45 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है व्हाट हैपन्स व्हेन ही लीव ए पॉलिथीन बैग ऑन द अर्थ। यहाँ पर 45 नंबर में कहा गया है जब हम अपने पृथ्वी पर पॉलिथीन बैग छोड़ देते हैं, पॉलिथीन के जो चिमकिल होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं तो क्या होता है। इट डिगार्ड्स द सोयल, यह मिट्टी को खराब करता है। इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, यह पर्यावरण को दूषित करता है। इट इम्प्रूव्स द सोयल, यह मिट्टी को बेहतर बनाता है। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आंसर यहाँ पर होगा इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, यह पर्यावरण को दूषित करता है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 नंबर सवाल है राधा फ्रेंड्स वेयर खाली स्थान अबाउट हर। यहाँ पर 46 नंबर में कहा गया है राधा की सहेलियाँ किसके बारे में बात करती थी, राधा की सहेलियाँ किसके बारे में बात करती थी। एंग्री गुस्से के बारे में, बोरिड चिंता के बारे में, हैप्पी खुश के बारे में, या एग्जैटिक आनंद के बारे में। तो 46 का आंसर होगा बाबू बोरिड, बोरिड का मतलब होता है चिंतित के बारे में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 47 नंबर सवाल में पूछा गया है यहाँ पर ओरिजिनली विद्यापति इज ए पोएट। ओरिजिनली विद्यापति ओरिजिनली विद्यापति इज ए पोएट। ओरिजिनल यानी कि असलियत में, वास्तव में जो विद्यापति कवि हैं वो कैसे कवि हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथिली के या फिर भोजपुरी के। तो राइट आंसर होगा मैथिली के। विद्यापति एक मैथिली कवि हैं। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 48 नंबर सवाल में कहा गया है हुज प्रॉब्लम्स आर टॉक्ड अबाउट इन द पोएम थिनर देन ए क्रीसेंट। 48 का सही आंसर क्या होगा। कहा गया है बाबू 48 नंबर में आप लोगों से, यहाँ पर आप लोगों से 48 नंबर में कहा गया है, देखिए जो यहाँ पर थिनर देन ए क्रीसेंट आप कविता देख रहे हैं, इस कविता के अनुसार कहा गया है कि किस समस्या की बात की गई है, किसकी समस्या की बात की गई है, किसकी समस्या की बात की गई है। राधा के दोस्तों की, लॉर्ड कृष्णा यानी कि भगवान कृष्ण की, या फिर विलेज फ्लॉक्स गांव के लोगों की, किसकी समस्या की बात की गई है, थिनर देन ए क्रीसेंट वाले कविता में। तो 48 का सही आंसर बाबू होगा हमारा राधा के बारे में बात किया गया है। तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 नंबर सवाल है ग्रीड इज खाली स्थान बट लाइफ इज नॉट। यहाँ पर 49 नंबर में कहा गया है लालच तो है पर जीवन नहीं है। जीवन कैसा है बताएंगे। लालच तो है पर जीवन नहीं है। जीवन कैसा नहीं है जी। तो 49 के यहाँ पर आंसर क्या होगा वर्थी का मतलब होता है बाबू, वर्थी का मतलब क्या होता है योग्य, बैड का मतलब खराब, गुड का मतलब अच्छा, इंटेलेस का मतलब होता है अनंत। 49 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंटेलेस। ग्रीड इज बट लाइफ इज नॉट,
यहाँ पर लालच तो है पर जीवन नहीं है, तो जीवन अनंत नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। लालच करना है कर लीजिए, लेकिन एक दिन सब चीज़ यहीं पर छोड़कर जाना है, ठीक है। जीवन हमारा बिल्कुल भी अनंत नहीं है, आज नहीं तो कल हमारे जीवन का अंत होना ही है। तो राइट आंसर बाबू हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। 50 नंबर के सवाल में आप सभी से पूछा गया है हु हैज रिटेन द पोएट्री द इम्पेटी हार्ट। 50 नंबर में कहा गया है हु, यहाँ पर द इम्पेटी हार्ट वाला जो कविता है, इस कविता को लिखने वाले कौन है। द इम्पेटी हार्ट कविता को लिखने वाले कौन है, विद्यापति, पुराण सिंह, पेरिया सेमिथुरन या अमृता प्रीतम। सही आंसर 50 का होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, पेरिया सेमिथुरन। इस कविता को लिखने वाले कौन है, पेरिया सेमिथुरन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 51 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है द फिलिंग इन द ब्लैंक्स ऑफ द कोयल हैज बीन चार्ड बाय द फायर ऑफ लव। 51 में कहा गया है बाबू आप लोगों से कोयल के पंख किससे जलते हैं। कोयल के जो पंख होते हैं वो किससे जलते हैं, आप लोग बताएंगे। कोयल के पंख किससे जलते हैं, थोड़ी ना होगा। यहाँ पर बाबू कहा गया है कि कोयल का प्रेम की अग्नि से झुलस गया। कोयल का क्या, कोयल का कौन सा अंग प्रेम की अग्नि से झुलस गया, यही आप सभी को बताना है। द खाली स्थान ऑफ द कोयल हैज बीन चैर्ड बाय द फायर ऑफ लव। कोयल का कौन सा भाग प्रेम की अग्नि में जल गया, तो यहाँ पर लेग्स यानी कि पैर होगा। बिग, बिग का मतलब क्या होता है बाबू, चोच, चोच होगा। विंग्स पंख होगा। आइज यानी कि आँख होगा। तो सही आंसर यहाँ पर बाबू 51 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विंग्स। उसके जो पंख है वो प्रेम की अग्नि से जल गए, झुलस गए। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 52 नंबर सवाल में पूछा गया है व्हाट चार्स द कुकूज विंग्स। 52 में कहा गया है कोयले के पंख किससे जलते हैं, द फायर एंड लव, यानी कि आग और प्यार से। द फायर ऑफ लव, आग और प्यार से, वही प्यार की आग से। यहाँ पर द पैशन एंड फायर, जुनून और आग से। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा द फायर ऑफ लव, प्यार की आग से जल जाते हैं। तो राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है बाबू हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन। हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, माउंटेन को, पहाड़ को कौन चैलेंज कर रहा है। 53 का सही आंसर क्या होगा, पहाड़ को कौन चुनौती दे रहा है जी। तो 53 का सही आंसर क्या होगा, द पोएट, यानी कि जो कवि है वो। द पोर्टर, पोर्टर का मतलब क्या होता है बाबू, कुली, कुली, या फिर दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 53 का सही आंसर यहाँ पर होगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर बी। कुली क्या करता है, पहाड़ को चैलेंज करता है, पर्वतों को चैलेंज करता है। 53 का सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से पढ़कर दोस्तों आप लोग जाइएगा। आते हैं 54 नंबर में। इसमें कहा गया है लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्यूटरिंग इज फॉर्म। 54 में कहा गया है आप सभी से एक पक्षी की तरह उसका दिल चहक रहा है, निम्नलिखित में से किससे लिया गया है। निम्नलिखित में से किससे लिया गया है। एक पक्षी की तरह, यहाँ पर जो आप यहाँ पर बाबू जो आप यहाँ पर स्टेंजा देख रहे हैं, यह स्टेंजा इन सभी कविताओं में से किस कविता से लिया गया है, आप सभी को उस कविता का नाम बताना है। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो 54 का राइट आंसर होगा द स्लीपिंग पोर्टर। द स्लीपिंग पोर्टर वाला जो कविता है बाबू, इसी कविता से इस पंक्ति को, इस लाइन को लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 नंबर सवाल है जबरावाज हल्कोस। जबरावाज हल्कोस है। 55 में कहा गया है जबरा हल्कू क्या था। जबरा हल्कू क्या था बाबू, कुत्ता या फिर बिल्ली, हॉर्स यानी घोड़ा, गाय यानी कि गाय। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। जबरा हल्कू के पास क्या था, तो दोस्तों यहाँ जबरा हल्कू क्या था ना, जबरा हल्कू क्या था। 55 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डॉग। जबरा हल्कू एक डॉग था यानी कुत्ता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा। 56 नंबर के सवाल में पूछा गया है एलर्जेंस आर ऑफ टाइप्स।
अलर्जेंस आर ऑफ टाइप्स। इसमें कहा गया 56 नंबर में बाबू आप सभी से, एलर्जी कितने प्रकार की होती है? एलर्जी कितने प्रकार की होती है जी? तो 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एलर्जी 2 प्रकार की होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर सवाल है, एलर्जी इज ए खाली स्थान ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। 57 में पूछा गया है, एलर्जी मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का एक ऐसा रोग है। एलर्जी मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का एक कैसा रोग है? डाइजेस्ट यानी कि रोग है। दूसरा में है बाबू यहाँ पर साइम्पटोम, साइम्पोटम का मतलब होता है लक्षण है। यहाँ पर मालफंक्शन का मतलब होता है खराबी है या फिर गलत अनुमान, मिसकैलकुलेशन, गलत अनुमान है। एलर्जी इज ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। 57 में कहा गया है मानव एलर्जी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक कैसा रोग है। तो सही आंसर 57 का होगा बाबू, ऑप्शन नंबर होगा हमारा यहाँ पर सी, मालफंक्शन। यहाँ पर मालफंक्शन होगा, यानी कि मालफंक्शन का मतलब क्या होता है? तो खराबी है, खराब एक रोग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर सवाल में कहा गया है, मिस्टर गेस्लर डाइड ऑफ है। मिस्टर गेस्लर डाइड ऑफ है। मिस्टर जो गेस्लर है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मिस्टर गेस्लर डाइड ऑफ है। मिस्टर गेस्लर की मृत्यु कैसे हुई थी? मिस्टर गेस्लर की मृत्यु कैसे हुई थी यही बताना है, बताएंगे। यहाँ पर बताइए बाबू, यहाँ पर कोलेरा से यानी कि हैजा से, ठीक है, स्लो आस्ट्रबेशन धीमी भूखमरी से, मलेरिया से या फिर कैंसर से, किसके कारण मिस्टर गेस्लर की मृत्यु हुई थी? तो 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा स्लो आस्ट्रबेशन, यानी कि धीमी भूखमरी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 59 नंबर के सवाल में कहा गया है, हु आज मिस्टर गेस्लर। मिस्टर गेस्लर दोस्तों क्या थे आप लोग बताएंगे? ए गोल्ड स्मिथ। ए गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है बाबू क्या? ए गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है यहाँ पर स्वर्ण दिल का हम लोग ले सकते हैं। ए गोल्ड स्मिथ का यहाँ पर नहीं, उसे आप लोग बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, वो लेंगे तो गलती हो जाएगा। 59 का ए गोल्ड स्मिथ का जो मतलब होता है बाबू, कारपेंटर तो बड़ा ही बुझा रहा है, कारपेंटर बड़ा ही बुझा रहा है, बड़ा ही तो बिल्कुल भी नहीं थे मिस्टर गेस्लर। ए गोल्ड स्मिथ, ए शो मेकर, और यहाँ पर ए फार्मर, किसान भी नहीं थे और कारपेंटर भी नहीं थे। ए गोल्ड स्मिथ यानी कि एक सोनार, हाँ सोनार होगा, सोनार थे। 59 का राइट आंसर क्या होगा जी? 59 का राइट आंसर होगा ए शू मेकर, यानी कि बाबू एक जूता निर्माता थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक जूता के निर्माण करता थे। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 नंबर सवाल है, सन एंड मून आर द नेम्स ऑफ। सूरज और चांद ये दोनों किन के नाम हैं? गेट्स यानी अतिथि के, चिल्ड्रन बच्चे के, एडल्ट वयस्क के, सर्वेंट यानी कि दोस्तों नौकर के। तो 60 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा बाबू? 60 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के नाम है सूरज और चांद। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं 61 नंबर के सवाल में, पढ़ लीजिए। 61 नंबर में क्या कहा गया है? डायरेक्शन 61 से 66, चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग। आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन बाबू सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है पैसिव वॉइस, आप सभी को इसका पैसिव वॉइस बनाना है। आई हेल्प्ड द ओल्ड वोमेन, आई हेल्प्ड द ओल्ड ओमेन बताएंगे बाबू, इसका पैसिव वॉइस बताएंगे आप लोग। यह है एक्टिव वॉइस में, आप सभी को इसका पैसिव वॉइस बनाना है। आई हेल्प्ड द ओल्ड ओमेन। सही आंसर 61 का क्या होगा? 61 का करेक्ट आंसर बाबू बताएंगे। 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द ओल्ड ओमेन वाज हेल्प्ड बाय मी। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द ओल्ड ओमेन वाज हेल्प्ड बाय मी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है 62 नंबर में, पैसिव वॉइस ऑफ संजना हेल्प्ड हर मदर इज। यहाँ पर संजना हेल्प्ड हर मदर इज का पैसिव वॉइस क्या होगा? तो 62 का करेक्ट आंसर होगा बाबू, हर मदर वाज हेल्प्ड बाय संजना, हर मदर वाज हेल्प्ड बाय संजना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
63 नंबर सवाल है बाबू, एक्टिव वॉइस ऑफ व्हेन इज कॉपी टेकन बाय यू इज। यहाँ पर 63 नंबर में आप लोगों को इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो 63 का एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो 63 का एक्टिव वॉइस होगा व्हेन डू यू टेक कॉफी। क्या होगा, व्हेन डू यू टेक कॉफी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। 64 नंबर के सवाल में कहा गया है एक्टिव वॉइस ऑफ सी वाज टेकन टू द कैंप बाय द सोल्जर इज। यहाँ पर आप सभी को इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो इसका एक्टिव वॉइस 64 का क्या होगा, 64 का एक्टिव वॉइस होगा ऑप्शन नंबर बी द सोल्जर टूक हर टू द कैंप। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनेगा वो बनेगा द सोल्जर टूक हर टू द कैंप। सही आंसर 64 का होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए 65 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लावर्स हैव बीन वाटरेड बाय द गार्डनर इज। यहाँ पर आप सभी को इस वाक्य का बाबू एक्टिव वॉइस बनाना है। द फ्लावर्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है जी, तो 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारा द गार्डनर वाज वाटर्ड, द गार्डनर वाज वाटर्ड द फ्लावर्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू, ठीक है। आप लोग बना के चेक कर सकते हैं। आइए यहाँ पर 66 नंबर में प्रवेश करते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया है बाबू एक्टिव वॉइस ऑफ हिज लोन हैज बीन पेड ऑफ बाय हिज फ्रेंड्स एज। आप सभी को इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा बाबू, हिज है ना। तो 66 का जो एक्टिव वॉइस होगा हमारा वो होगा हिज है ना जी, हिज फ्रेंड्स है। तो यहाँ पर देखो इसमें माई है, इसमें दे है, इसमें ही है। हिज फ्रेंड्स हैज पेड ऑफ हिज लोन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। अगला सवाल है 67 नंबर में आप सभी से पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप सभी को चूज करना है, ठीक है। 67 नंबर में कहा गया है इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड बी हेयर्ड दिस न्यूज यस्टरडे। आप सभी को बताना है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट का डायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो 67 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि ही सेड दैट दे हैड हर्ड दैट न्यूज द प्रीवियस डे। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यही 67 का करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल में बाबू कहा गया है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम प्लानिंग टू मिग्रेट इज। 68 नंबर में जो आपका यहाँ पर वाक्य आया है बाबू उसका डायरेक्ट स्पीच आप सभी को बताना है। तो इसका 68 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है ही सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू मिग्रेट। सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें आप सभी से पूछा गया है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज द डोर एज। इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, यानी दोस्तों यह डायरेक्ट में है, आप सभी को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो 69 का इनडायरेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोगों का 69 का इनडायरेक्ट होगा द मास्टर ऑर्डरेड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू आप सभी से डायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर ऑर्डरेड द चिल्ड्रेन टू स्टॉप टॉकिंग। द टीचर ऑर्डरेड द चिल्ड्रेन टू स्टॉप टॉकिंग, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो 70 के लिए डायरेक्ट स्पीच हमारा होगा, यहाँ पर होगा स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रेन सेड द टीचर। यही बाबू राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 71 नंबर सवाल में कहा गया है डायरेक्ट स्पीच ऑफ द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड इज। इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा बताएंगे। तो 71 का सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर वेयर डू यू लिव आस्क द स्ट्रेंजर। क्या होगा, वेयर डू यू लिव आस्क द स्ट्रेंजर। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मारा है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों आगे, तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है आप सभी से 72 नंबर में डायरेक्ट स्पीच ऑफ रमेश आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग टू। डायरेक्ट स्पीच में आप सभी को चेंज करना है 72 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रमेश सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। क्या होगा बाबू, रमेश सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
यहाँ पर 73 नंबर में कहा गया है बाबू, यहाँ पर देख लीजिए, सुन लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आप लोगों को करेक्ट वर्ब चुनना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला गया है बाबू आप सभी से, यू आर खाली स्थान वेरी फास्ट, यहाँ पर क्या होगा, ड्राइव, ड्राइव एंड ड्राइविंग या विल ड्राइव। यू आर के साथ क्या यहाँ पर आएगा बाबू 73 में, तो 73 में आने वाला सही आंसर होगा हमारा ड्राइविंग। यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर 74 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू आप सभी से, यहाँ पर 74 नंबर सवाल है, ब्रेड एंड बटर, खाली स्थान भाई ब्रेकफास्ट है। ब्रेड एंड बटर में क्या आएगा, आर, इज, वेयर या हैव। सही आंसर 74 का हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एज। यहाँ पर एज 74 के लिए राइट आंसर होगा। 75 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें आप सभी से पूछा गया है बाबू 75 नंबर में, ईट खाली स्थान इज, इज खाली स्थान हॉट टुमारो। इज होगा, विल बी होगा, हैज बीन होगा या फिर इज बिंग होगा। 75 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बाबू होगा विल बी। ईट विल बी हॉट टुमारो, राइट आंसर क्या होगा बाबू, ईट विल बी हॉट टुमारो। सही आंसर यहाँ पर बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर के सवाल में कहा गया है, आई खाली स्थान होम बिफोर सी अराइव्ड। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, हैव लेफ्ट, हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट या इनमें से कोई नहीं। 76 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा हैड लेफ्ट। आई हैड लेफ्ट सम बिफोर सी अराइव्ड, तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 77 नंबर सवाल में कहा गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज। 77 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 77 में आप लोगों से पूछा गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज। यहाँ पर दोस्तों 77 में क्या आना चाहिए, 77 में आने वाला जो दोस्तों सही होगा वो होगा मैक्स, मैक्स होगा, मैक्स होगा, मैक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 78 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है, खाली स्थान यू हियर हिम, खाली स्थान यू हियर हिम, हैव आएगा, हैज आएगा, डीड आएगा, हैड आएगा। तो 78 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैज, हैज यू हियर हिम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। 79 नंबर सवाल में है बाबू, यहाँ पर 79 नंबर का सवाल छूट चुका है, तो आते हैं 80 नंबर में। इसमें कहा गया है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल यानी कि सही से ही आप लोगों को प्रीपोजिशन भरना है। 80 नंबर सवाल में है बाबू, स्टे खाली स्थान योर लिमिट, स्टे खाली स्थान योर लिमिट। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनटू, इन, विथ इन या फिर ऑन। सही आंसर 80 का होगा यहाँ पर दोस्तों क्या, तो 80 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर होगा बी, इन। स्टे इन योर लिमिट, स्टे इन योर लिमिट, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आते हैं 81 नंबर में, बोला गया है, बी शुड बी ऑनेस्ट खाली स्थान आवर डीलिंग्स। इसमें इन आएगा, बीथ आएगा, फॉर्म आएगा, टू आएगा। बी शुड बी ऑनेस्ट आवर डीलिंग्स, तो सही आंसर 81 का होगा बाबू इन, इन होगा, ठीक है, इन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा। आप सभी याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं है। आइए 82 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, द चिल्ड्रेन आर बिजी खाली स्थान देयर होमवर्क। फॉर्म होगा, बीत होगा, टू होगा या बाई होगा। यहाँ पर सही आंसर आप लोग बताने का प्रयास बाबू करेंगे, ठीक है। सही आंसर आप लोगों का क्या होगा 82 का। 82 में सही क्या आएगा बताएंगे आप लोग। यहाँ पर 82 में सही क्या आएगा, 82 में सही आने वाला है क्या, तो बीथ, बीथ देयर होमवर्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 नंबर के नहीं, 73 नहीं, 83 नंबर सवाल में है, टॉम इज गुड। यहाँ पर बाबू क्या आएगा, टॉम इज गुड ड्राइंग, ड्राइंग इन, ऑफ, आइट या बाई, क्या होगा बताएंगे 83 का। 83 का सही आंसर बताएंगे बाबू। 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 83 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एट। टॉम इज गुड एट ड्राइंग, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 84 नंबर सवाल में कहा गया है, लुक खाली स्थान द चाइल्ड। लुक के साथ इन आएगा, ऑन आएगा, आफ्टर आएगा, बीथ आएगा। 84 के लिए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा आफ्टर। लुक आफ्टर द चाइल्ड, राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लुक आफ्टर द चाइल्ड 84 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर
बात करते हैं 85 नंबर में। इसमें कहा गया है देयर इज ए ब्रिज और खाली स्थान के बाद है द यमुना। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, देयर इज ए ब्रिज, खाली स्थान द यमुना। 85 नंबर में क्या होगा बाबू बताएंगे। 85 नंबर सवाल में है आप लोगों के सामने बाई की एट की इन के क्रॉस क्या होगा 85 नंबर के लिए। तो 85 नंबर के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ए क्रॉस। ठीक है, ए क्रॉस। देखिए ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के नीचे से ना देयर इज ए ब्रिज द यमुना। ठीक है, यमुना नदी पर एक पुल है, यमुना नदी पर एक पुल है, पर एक पुल है, तो एक क्रॉस होगा। 85 का राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। यहाँ पर 86 नंबर में कहा गया है ही डाइड कैंसर, ही डाइड कैंसर। तो यहाँ पर बाबू कैंसर से मर गया, कैंसर से फॉर्म आएगा ना 86 का, कैंसर से मर गया, ही डाइड कैंसर, उनकी मृत्यु कैंसर से हुई, मतलब मर गया है। तो 86 का आंसर होगा ऑफ होगा, ही डाइड ऑफ कैंसर, उसकी मृत्यु कैंसर से हुई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बाबू सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर में देखिए बोला गया है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज करेंगे आप लोग, बताएंगे बाबू ज्वेलरी का सही मीनिंग कौन होगा इन चारों में से। ज्वेलरी का, ठीक है, ज्वेलरी का इसमें सही मीनिंग क्या होगा। ज्वेलरी का इसमें जो सही मीनिंग होगा वो होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी वाला, JEWELLERY। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं अगला है सरकमस्टेंसेस। यहाँ पर है सरकमस्टेंसेज, यहाँ पर बाबू सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला सरकमस्टेंसेज, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 89 नंबर सवाल में बाबू यहाँ पर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, यहाँ पर 89 में सही आंसर क्या होगा जी, तो ये वाला होगा, ये होगा सही मीनिंग बताएगा तब ना, एक्सेप्टेंस। यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 89 का। ठीक है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है बाबू, एक्सेप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर 90 नंबर में ढूंढेंगे, यहाँ पर क्या होगा ऑस्टोनाइज्ड, 90 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर ए, ये वाला ऑस्टोनाइज्ड, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 91 नंबर सवाल में है असिस्टेंस, असिस्टेंस 91 का कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला असिस्टेंस, यही वाला 91 का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। 92 नंबर सवाल में है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मीनिंग पता नहीं होगा जी, 92 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू क्या, तो 92 का करेक्ट आंसर होगा ये वाला POLLUTION, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 93 नंबर के सवाल में बाबू आप लोगों से पूछा गया है यहाँ पर इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन का सही मीनिंग क्या होगा जी, इलुस्ट्रेशन का सही मीनिंग 93 का आंसर होगा ये वाला इलुस्ट्रेशन, ये वाला सही होगा इलुस्ट्रेशन, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 94 नंबर में है बाबू यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग साइनोनिम ऑफ काइंड इज, काइंड का बाबू यहाँ पर पूछा गया है 94 नंबर में आप सभी से, काइंड का प्रवाची क्या होगा, दयालु का प्रवाची क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए, मर्सीफुल, बैड, गुड या हैप्पी। 94 का यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू मर्सीफुल, यानी कि मर्सीफुल का क्या होता है, मर्सीफुल का हिंदी दयालु ही होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 95 नंबर सवाल में कहा गया है साइनोनिम ऑफ ओपाक्यूइज, यहाँ पर 95 में कहा गया है आप लोगों से बाबू की अपारदर्शी का, अपारदर्शी का प्रवाची क्या है, अपारदर्शी का प्रवाची जो होता है वो होता है अनक्लियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 96 में आते हैं फटाफट। 96 नंबर क्वेश्चन में है एंटोनियम ऑफ कैच इज, कैच का बाबू यहाँ पर बताया गया है, 96 में पूछा गया आप लोगों से पूछा गया है कैच का उल्टा क्या होगा, कैच का उल्टा क्या होता है, कैच का उल्टा होता है बाबू ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर में है एंटोनियम ऑफ इंजॉयज, एंटोनम ऑफ इंजॉयज, इंजॉय का प्रवाची क्या होगा जी, इंजॉय का प्रवाची आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर होगा हैट, यानी कि यहाँ पर हैट उल्टा पूछा गया है, इंजॉय मतलब आनंद होगा, आनंद का उल्टा क्या होता है, तो हैट यानी कि गिरना। 97 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आनंद का विलोम पूछा गया है, आनंद का होता है हैट यानी कि नफरत, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 98 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया ट्रांसलेशन, यहाँ पर है
मेरा वाहन चालक 4 दिनों से बीमार है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मेरा वाहन चालक जो कार चलाने वाला चालक है वो 4 दिनों से बीमार है। मेरा वाहन चालक 4 दिनों से बीमार है। तो 98 का यहाँ पर से आंसर होगा माई ड्राइवर हैज बीन इल फॉर द लास्ट 4 डेज। यही करेक्ट आंसर तो होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे थे। बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे थे। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा 99 का बाबू? 99 का जो ट्रांसलेशन होगा वो हो जाएगा मेनी एजुकेटेड पर्सन्स वेयर वाचिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेनी एजुकेटेड पर्सन्स वेयर वाचिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 100 नंबर में है मजूमदार साहब किससे वरिष्ठ अधिकारी थे? जो बाबू मजूमदार साहब थे वो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताएंगे आप लोग? मजूमदार साहब सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो बहुत ही आसान है, बना सकते हैं। इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा मजूमदार साहिब इज द मोस्ट सीनियर ऑफिसर। मजूमदार साहिब इज द मोस्ट सीनियर ऑफिसर। 100 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी दोस्तों हेल्पफुल लगा होगा। आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। अगर यह वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी दोस्तों वीडियो को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।